Hello class 8 students. Today we will do some concepts of trade to territory, lesson number 2 of your history, and here it starts. The company officials, they became the Nawabs. Here we will study this. So after the Battle of Buxar, a company gains the Diwani of Bengal, and dual government started in Bengal. Company officials, they becomes Nawab. What did it means to be Nawabs? It means, of course, that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनका ये सोच थी कि वो नवाब की तरह रहें, नवाबों की तरह जो भारतीय नवाब थे उस तरह से वो दिखना चाहते थे, उनका वो विजन था. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give lands and vast sum of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth £401,102. तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ, जो रियल नवाब थे, सही में जो नवाब थे जो बंगाल के, उनको अपना लैंड और बहुत ज़्यादा सम ऑफ मनी जो था उसको देना पड़ा कंपनी के ऑफिशियल्स को, अपना पर्सनली गिफ्ट के तौर पर उनको कंपनी के ऑफिशियल्स को देना पड़ा. रॉबर्ट क्लाइव जो था जो कि जिसने कि ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, और उसने खुद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर ली थी, बहुत ज़्यादा रिच हो गया था इंडिया में. वो मद्रास में जब आया था जो इंग्लैंड से 1743 तो वो 18 साल का था, और 1767 में जब उसने इंडिया को छोड़ा, हिज इंडियन फॉर्च्यून, उसका जो ही मास्टर लॉट ऑफ वेल्थ, उसने बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली थी. और इंटरेस्टिंगली, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव corruption in company administration, but he himself was cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. और जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना 1764 में, उसको कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में उसको जो करप्शन था, उनमें जो रिश्वतखोरी थी, उसको ख़त्म करने के लिए उसको कहा गया था. पर 1772 में जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, मीन्स कि उससे पूछताछ हुई, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद थी, वो बहुत ज़्यादा उनको संदेह था उसकी इतनी सारी संपत्ति पर, और तो उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, बट वो इससे छूट गया लेटर ऑन, और बट उसने 1774 में सुसाइड कर लिया था. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an earlier death in India due to disease and war, and if it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो सफल नहीं हुए थे पैसा बनाने में, जैसे कि क्लाइव हुआ था. कई लोग जो थे वो उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी बीमारियों के कारण और युद्ध में पार्टिसिपेट करने के कारण. तो इसलिए सही नहीं होगा कि अगर हम ये कहेंगे सारे लोग बेईमान थे या फिर करप्ट थे, रिश्वतखोर थे. ज़्यादातर जो थे, many of them, they came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstart and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो जो लोग जो यहाँ पर आए, उन्होंने
जो बहुत ज़्यादा वो हम्बल बैकग्राउंड से थे, मतलब निम्न स्तर के उनकी आर्थिक संपत्ति वगैरह थी। और वो जब इंडिया में आए तो उनकी इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा कमाएं, ब्रिटेन वापस लौटें और एक आरामदायक ज़िंदगी गुजारें। और जो लोग मतलब मनी के साथ, वेल्थ, संपत्ति के साथ जब वो वापस लौटे तो वो उनकी जो ज़िंदगी थी वो अमीरी में गुजर रही थी, लाइक द नवाब्स ऑफ इंडिया एंड। और ये जो थे ये सोशल क्लाइंबर्स इन सिटी, मतलब वो ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश समाज में वो थोड़े ऊपर वर्ग में हो गए थे और उसका मजाक भी उड़ाया जाता था प्लेज और कार्टून्स में। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. तो अगर जब उनके जो तरीक़ों पर अगर गौर फरमाएंगे हम, तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना जो रूल था, वो शासन था, वो जो फैलाया, तो डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं की, मतलब एकदम से उस पर अटैक करके उस राज्य को अपने में नहीं मिला दिया, बट उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज से, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ किए, डिप्लोमेसी यूज़ की कि अपना जो प्रभाव था वो बढ़ाने के लिए उन राज्यों में, फिर उस राज्य को अपने अनेक्स कर लिया, इंडियन किंगडम को अपने किंगडम में, ब्रिटिश क्राउन में मिलाने के लिए उन्होंने कोशिश की। देन उसको अनेक्सेशन किया, अनेक्स किया मीन्स कि उसको अपने टेरिटरी में मिला लिया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। रेसिडेंट्स मीन्स जो जब बक्सर के जो युद्ध हुआ 1764 में, जो कंपनी ने भारतीय जो राज्य थे उनमें रेसिडेंट नियुक्त किया। रेसिडेंट जो था एक ऑफिसर था। They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. ये राजनीतिक भी होते थे और व्यापारिक एजेंट भी हो सकते थे। उनका जो काम था वो कंपनी के जो मुनाफे के लिए होता था, कंपनी के फायदे के इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करते थे। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of the Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company. तो जो ये रेसिडेंट जो नियुक्त किया गया था डिफरेंट स्टेट्स में, इसका काम कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना था। और रेसिडेंट के थ्रू जो थे, ये जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भारतीय राज्यों के जो अंदरूनी मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कौन सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की पोस्ट पे जाएगा समटाइम्स। और कई बार क्या होता था कि कंपनी जो राज्यों को एक संधि के लिए, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस में सहायक संधि के लिए भी फोर्स करती थी, मतलब जबरदस्ती उस पर सहायक संधि ला दी जाती थी। इस संधि के अनुसार भारतीय जो रूलर्स थे, राजा थे, उनको अपनी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र आर्म्ड सैनिक फोर्सेस अलाउड नहीं थी। वो कंपनी के द्वारा प्रोटेक्टेड थे। उनको कंपनी in the times of need, company provided the whole army. But they had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. पर ये जो subsidiary सहायक जो आर्मी थी, फोर्सेस थी, इनके लिए कंपनी को
कंपनी को इनकी मेंटेनेंस के लिए इसका पैसा सारा स्टेट्स देता था, और स्टेट हैड टू मेंटेन this forces. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory